Hey guys, welcome back on my YouTube channel. This is me Dr. Sadaf Amreen, currently pursuing MD in पैथोलॉजी. गाइज आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में. गाइज अभी रिसेंटली जो हमने वीडियोस कवर किए हैं, मीनोपॉज डिस्कवर की बात की है, मीनोपॉज के बारे में बात की है, प्रीमेच्योर मीनोपॉज के बारे में बात की है, ठीक है, प्रीमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के बारे में बात की है, फिर पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग क्या होती है. तो हमने ऑस्टियोपोरोसिस लफ्ज़ जो है बार बार जिक्र हुआ, तो मैंने यह सोचा कि हाथ के हाथ इसको टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं, वरना फिर ये रह जाएगा. बार बार जिक्र आ रहा है ऑस्टियोपोरोसिस, तो साथ के साथ जब हम एक चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो सब एक सारे टॉपिक को एक साथ कवर कर लें तो सही लगता है, वरना कोई चीज़ रह जाती है, कोई रह जाती है. तो हमने सोचा कि हम साथ में इस टॉपिक को भी कवर कर लें, ऑस्टियोपोरोसिस को. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस. तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? इट इज़ अ कंडीशन इन विच देयर इज़ अ फॉल इन bone mass exceeding 2.5 standard deviation below the mean for young adult. यानी ऑस्टियोपोरोसिस उस कंडीशन को कहते हैं जिसके अंदर क्या होता है, जो हमारा बोन मास होता है वो फॉल कर जाता है, गिर जाता है. कितना कम हो जाता है? 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम हो जाता है. जितना उस यंग एडल्ट एज में मीन होता है, उस मीन से जो होता है 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो जाता है अगर, तो उसको बोला जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस. ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस को करेक्टराइज कैसे किया जाएगा? इसके अंदर क्या होता है, डिफ्यूज रिडक्शन हो जाता है बोन डेंसिटी ड्यू टू डिक्रीज बोन मास. इसमें क्या हो जाता है, डिफ्यूज क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है, बोन की डेंसिटी कम हो जाती है. किस वजह से? ड्यू टू रिडक्शन इन बोन मास. बोन मास की कम होने की वजह से क्या होता है, बोन की डेंसिटी कम हो जाती है. WHO के अकॉर्डिंग जो होता है, अगर बोन मास कम है तो उसको बोला गया है ऑस्टियोपीनिया. अगर बोन मास कम है तो WHO ने उसको क्या बोला, पीनिया बोला, ऑस्टियोपीनिया. उसके अलावा अगर बोन मिनरल डेंसिटी कम है बोन की तो उसको बोला इन्होंने ऑस्टियोपोरोसिस. तो आपको याद रखना है, WHO ने ऑस्टियोपीनिया बोला बोन मास के कम होने को, और ऑस्टियोपोरोसिस बोला लो मिनरल डेंसिटी, यानी बोन मास मिनरल डेंसिटी कम होगी तो उसको बोला इन्होंने ऑस्टियोपोरोसिस. WHO ने ऑस्टियोपीनिया किसको डिफाइन किया? WHO ने ऑस्टियोपीनिया बोला जब बोन मिनरल डेंसिटी हमारी 1 to 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में होगी तो उसको बोला इन्होंने ऑस्टियोपीनिया. और अगर हमारे ऑस्टियोपोरोसिस बोला इन्होंने जब हमारा बोन मिनरल डेंसिटी कितना होगा, 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन होगा. तो WHO की हमने दो बातें पढ़ी. WHO ने बताया कि अगर बोन मास कम होगा उसे बोला जाएगा ऑस्टियोपीनिया, और ऑस्टियोपीनिया के लिए उन्होंने बताया कि जो बोन मिनरल डेंसिटी होगी वो होगी 1 से लेके 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम होगी अगर, तो बोला जाएगा ऑस्टियोपीनिया. और अगर हमारी बोन मिनरल डेंसिटी कम हो रही है तो उसे बोलेंगे ऑस्टियोपोरोसिस. और ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बोला उन्होंने बोन मिनरल डेंसिटी कितनी होगी, 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन. करेक्टराइज कैसे करते हैं? इसके अंदर करेक्टराइज किया जाता है, इसके अंदर क्या होता है, माइक्रो आर्किटेक्चरल डिटोरिएशन हो जाता है ऑफ द बोन मास रिजल्टिंग इन इंक्रीज फ्रेजिलिटी. यानी क्या होता है, माइक्रो लेवल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बोन के अंदर डिटोरिएशन होता है बोन मास के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रेजिलिटी बढ़ जाती है. फ्रेजिलिटी मतलब बोन बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती है, यानी उन्हें हल्का सा भी इशारा मिलता है और फ़ौरन ही वो टूट जाती है. इसका मतलब ये है. उसके बाद इंसिडेंस की अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका जो रेशियो, इंसिडेंस रेशियो 3:1 है, यानी 3 टाइम मोर कॉमन इन फीमेल एज कम्पेयर टू मेल. यानी ऑस्टियोपोरोसिस जो होती है 3 गुना ज़्यादा कॉमन है फीमेल के अंदर एज कम्पेयर टू. उसके बाद हम जब कॉजेज़ की बात करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के कॉजेज़ क्या होते हैं, तो इसमें दो तरीके के कॉजेज़ हमारे सामने आते हैं. कुछ होते हैं नॉन मॉडिफाइबल कॉजेज़ होते हैं, कुछ होते हैं मॉडिफाइबल कॉजेज़. नॉन मॉडिफाइबल का मतलब ये है ऐसे कॉज जिन्हें हम मॉडिफाई नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल जैसे जो एज है पेशेंट की, वो एज उतनी ही रहेगी, हम कितनी ही कोशिश कर लें उसे नहीं बदल सकते. जो उसका सेक्स है, मेल है या फीमेल है, वो उतना ही रहेगा, वही रहेगा, उसे हम कोई चेंज नहीं कर सकते. जैसे जो रेस है, ठीक है, मॉडिफाइड कॉज जो हैं उन्हें हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ स्टाइल के ज़रिए, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें बंद करके या जिनका इलाज करके हम उन्हें चेंज कर सकते हैं. जैसे IBS है पेशेंट के अंदर, या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अल्कोहल का यूज़ है, या स्मोकिंग है, कशिंग सिंड्रोम है, माइलोमा है. इनको क्या होता है, ये मॉडिफाइबल कॉजेज़ हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारी ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर या तो कमी आ सकती है, या फिर हमारी स्टॉप हो सकती है, या बेहतरी हो सकती है. तो इनको मॉडिफाइबल कैटेगरी के अंदर रखा गया है. अब बात आती है इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, यानी जो ऑस्टियोपोरोसिस है उसके अंदर क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है. इसमें क्या होता है, बोन की रिमॉडलिंग जो होती है टेक प्लेस कॉन्स्टेंटली चलती रहती है. इट इज़ द बैलेंस होता है बिटवीन बोन रिजॉर्प्शन एंड बोन फॉर्मेशन. बोन रिजॉर्प्शन बोला जाता है ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को, और बोन फॉर्मेशन बोला जाता है ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को. यानी एक बैलेंस होता है बिटवीन बोन रिजॉर्प्शन एंड बोन फॉर्मेशन. ठीक है, अगर इससे रिलेटेड जो आपसे सवाल पूछा जाएगा वो इस तरीके से पूछा जाएगा, एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी इज़ द डोमिनेटिंग फैक्टर फॉर कंट्रीब्यूटिंग ऑस्टियोपोरोसिस इन वुमेन. यानी अगर आपसे सवाल पूछा जाए, हार्मोन विच डेफिशिएंसी इज़ द डोमिनेटिंग फैक्टर इन कंट्रीब्यूटिंग टू ऑस्टियोपोरोसिस इन वुमेन, तो आपका जवाब होगा
एस्ट्रोजन, ठीक है। उसके बाद जो एल्डरली वुमेन होती हैं वो ज़्यादातर सफ़र करती हैं फ्रॉम वर्टिब्रल फ्रैक्चर से, जिसकी वजह से क्या होता है उनके अंदर हो जाता है गिब्बस फॉर्मेशन, ठीक है। ज़्यादा जो एल्डर वुमेन होती है उनके अंदर क्या होता है वर्टिब्रल फ्रैक्चर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है इनके अंदर क्या हो जाता है गिब्बस फॉर्मेशन हो जाता है। और आपसे अगर सवाल इस तरीके से पूछा जाए कि कौन सा हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर ऐसा है जो डोमिनेटिंग रोल प्ले करता है इन ऑस्टियोपोरोसिस इन वुमेन के अंदर, तो आपका जवाब होगा एस्ट्रोजन। उसके बाद हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर की, यानी ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। जैसे अगर कोई फीमेल है जिसकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस प्रेजेंट है, तो ये क्या है उसके लिए एक रिस्क फैक्टर है। फॉर एग्जांपल किसी फीमेल का जो होता है लो कैल्शियम इंटेक है, यानी उसकी डाइट में ही कैल्शियम इंटेक कम है, तो इसको भी चांसेस हो सकते हैं कि उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए। या फिर किसी का वेट कम है, या फिर किसी को सर्जिकल कॉज है जिसको मेनोपॉज हुआ है, मेनोपॉज यानी उसको अभी एक्चुअल एज नहीं थी मेनोपॉज की, लेकिन कोई सर्जरी हुई जिसकी वजह से उसको जल्दी मेनोपॉज हो गया, या फिर रेडिएशन की वजह से मेनोपॉज हो गया, या फिर GnRH हिपैरिन या कॉर्टिकोस्टेरॉइड चल रहा था जिसकी वजह से उसको मेनोपॉज जल्दी हो गया है, तो इसकी वजह से क्या होगा उसको ऑस्टियोपोरोसिस भी होगी। थायरोटॉक्सिसिटी है, स्मोकिंग एल्कोहल है, कैफीन है, या कोई सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है जिसकी वजह से क्या है ये सारे के सारे हुए रिस्क फैक्टर फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। यानी अगर ये किसी के अंदर चिप्स प्रेजेंट है, ये फीचर्स प्रेजेंट है, तो उसके अंदर चांसेस हैं कि उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं क्लिनिकल फीचर की, यानी जब किसी को ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो उसके अंदर क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं। क्लिनिकल फीचर इसके अंदर कुछ नहीं होते, ये एसिम्प्टोमेटिक ही रहता है ज़्यादातर। ये डायग्नोसिस जो होती है इसकी एक्सीडेंटली होती है, यानी हम किसी और चीज़ की डिजीज़ के लिए हम डायग्नोसिस कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, साथ ही साथ हमें पता चलता है कि इस पेशेंट को जो होता है, या फिर पेशेंट को खुद से पता चलता है कि उसको जो है ऑस्टियोपोरोसिस भी है, क्योंकि क्लिनिकल फीचर सिर्फ इसके अंदर क्या रहता है बोन पेन की कंप्लेंट रहती है। पेशेंट को सिर्फ दर्द रहता है, वो ज़्यादा उसके ऊपर उतनी तवज्जो भी नहीं देता कि उसको दर्द क्यों हो रहा है, ना डॉक्टर्स इतना ध्यान दे पाते क्योंकि उसको ऑलरेडी और 10 प्रॉब्लम होती हैं। तो पहले जो हो जाता है इंसान मेजर प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करता है, बाद में ही माइनर प्रॉब्लम के ऊपर करता है। शुरू में क्या रहता है सिर्फ इसमें हल्का फुल्का पेन रहता है बोन के अंदर, तो हमें इतना पता नहीं चलता था। तो इसकी जो डायग्नोसिस होती है वो एक्सीडेंटली होती है, यानी किसी और डिजीज़ की हम इन्वेस्टिगेशन करा रहे थे किसी और डिजीज़ के लिए, साथ ही साथ हमें पता चलता है कि पेशेंट को क्या है ऑस्टियोपोरोसिस भी है। अब जब किसी को पता चल गया कि उसको ऑस्टियोपोरोसिस है, तो क्या होगा उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन क्या किए जाएंगे, इसके अंदर कराया जाता है एक्सरे खास जो इसके अंदर किया जाता है डेक्सा किया जाता है। डेक्सा एक तरीके का स्पेशल टेक्निक है एक्सरे की। इसके अंदर क्या होता है जो बीम्स होती हैं एक्सरे रेज होती हैं वो पहले फोकस करती हैं सॉफ्ट टिश्यू को, फिर उसके बाद वो फोकस करती हैं हार्ड टिश्यू को, यानी पहले वो मसल्स वगैरह पे फोकस करती हैं, फिर उसके बाद हार्ड टिश्यू यानी बोन्स को फोकस करती हैं। तो इस तरीके का एक्सरे का स्पेशल नाम रखा गया है डेक्सा, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस में कराया जाता है। प्लेन एक्सरे कराएंगे तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, जो वर्टिब्रल बोन है हमारी तो वो कैसी होती है कंप्रेस देखने को मिलती है। उसके अलावा उसके अंदर देखने को मिलता है ग्राउंडेड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलता है। प्लेन एक्सरे कराएंगे तो क्या मिलेगा कंप्रेस वर्टिब्रल बोन मिलेगी या फिर ग्राउंडेड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलेगा। अब जब किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो गई तो अब उसको मैनेज कैसे करना है, हमें सिंपली उसको इस तरीके से मैनेज किया जाएगा, उसको कैल्शियम सप्लीमेंट दिए जाएंगे, साथ में विटामिन डी दिया जाएगा 400 से लेकर 800 इंटरनेशनल यूनिट। मैनेज करने का तरीका यही है कि पेशेंट को क्या देते हैं हम कैल्शियम देते हैं और विटामिन डी देते हैं। सिंपल इसलिए से क्या होगा वो मैनेज हो जाएगा, हमारा जो उसकी प्रॉब्लम है वो सबसाइड हो जाएंगी, सिम्टम जो है उसके थोड़े कम हो जाएंगे। ये चलता है। कैल्शियम कितना देंगे 600 मिलीग्राम दिया जाता है, ठीक है, और विटामिन डी दिया जाएगा कितना दे सकते हैं 400 से लेकर 800 इंटरनेशनल यूनिट दे सकते हैं। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज हिट लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट फील फ्री टू कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।